तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल माय स्टडी पॉइंट पर। तो साथियों, आज हम लोग करने जा रहे हैं बिहार बोर्ड सेंटअप एग्जाम मैथ्स के क्वेश्चंस के सब्जेक्टिव सॉल्यूशन। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं अभी आपको सॉल्व कराने जा रहा हूँ सारे के सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आंसर। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और ये सारे क्वेश्चंस जो है कल के परीक्षा में अर्थात 21 तारीख की परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो जो है सारे प्रश्नों का लाइन बाय लाइन जो है मैंने सॉल्यूशन करा रखा है आगे के इसी वीडियो में। तो एंड तक जरूर देखिएगा और चैनल को जो है शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। सारे क्वेश्चंस को जो है शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन। ध्यान दीजिएगा, ये सारे के सारे क्वेश्चन रियल है और ओरिजिनल है और ये क्वेश्चन जो है कल के एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसका 100% गारंटी है कि ये क्वेश्चन ओरिजिनल है। अगर ये क्वेश्चन ओरिजिनल ना हो तो आप चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए फिर देखते हैं क्वेश्चंस के सॉल्यूशन। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन संख्या 1 से। क्वेश्चन 1 में पूछा गया है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो कॉस थीटा प्लस टेन थीटा का मान ज्ञात करें। तो देखिए, सबसे पहले लिखेंगे, दिया है सेक थीटा बराबर 13/12। तो आप सभी जानते हैं कि सेक थीटा का जो रेशियो होता है वो h/b होता है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे जो है p नहीं दे रखा है, यानी परपेंडिकुलर गायब है। तो आपको पता है पाइथागोरस के प्रमेय से क्या होता है, तो h² इक्वल टू p² प्लस b² होता है। तो h का वैल्यू 13 पुट करेंगे तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो b का वैल्यू 12 का स्क्वायर लिखेंगे तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169 बराबर p के स्क्वायर के सामने p का स्क्वायर प्लस का 144। देखिए प्लस का 144 बराबर के इधर आएगा, यानी पक्षांतर कीजिएगा तो माइनस का 144 बराबर हो जाएगा p² के। तो 169 में से 144 घटाइएगा तो 25 बचेगा और ये बराबर होगा p² के। अर्थात स्क्वायर हटेगा तो 25 पे रूट चढ़ेगा और रूट 25 का वैल्यू हो जाएगा 5। तब आप कह सकते हैं कि परपेंडिकुलर जो है वो 5 है, यानी कि p का वैल्यू 5 है। ध्यान दीजिएगा। तब आप यहाँ पे आगे जो है क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कीजिएगा। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, आपको निकालना क्या है, तो आपको बताना है कॉस थीटा प्लस टेन थीटा का मान। तो आप सबको पता है कि कॉस थीटा का रेशियो जो है वो b/h होता है और टेन थीटा का जो रेशियो होता है वो p/b होता है। तो आप कह सकते हैं कि b का वैल्यू हो गया 12। याद कीजिए b का वैल्यू कितना है, तो b का वैल्यू 12 है। h का वैल्यू कितना है, 13 है। तो b/h अर्थात 12/13 हो गया, प्लस के सामने प्लस। अब p का वैल्यू आपने निकाला 5 बट्टा के नीचे। ध्यान दीजिएगा, जो b का वैल्यू है वो कितना है, तो b का वैल्यू जो है 12 है। तो 13 12 का एलसीएम हो गया 156। 13 से 156 को डिवाइड कीजिएगा तो 12 बार में जाएगा, 12 का 12 से गुना कीजिएगा तो 144 आएगा। प्लस के सामने प्लस रहेगा, 12 से 156 को भाग दीजिएगा, 13 बार में जाएगा, 13 पंजे 65 हो गया। अब 144 और 65 को जोड़िएगा तो 209 आएगा, यानी कि कुल मिला के जो है आपका आंसर जो है 209/56 आ रहा है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन है कि यदि tan a बराबर √3 हो तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बाई 3 माइनस साइन स्क्वायर ए का मान जो है ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिएगा, tan a का जो वैल्यू है वो √3 है, तो हम √3/1 लिख सकते हैं। और हम लिख सकते हैं कि tan a जो है वो इक्वल हो जाएगा किसके, तो p/b के। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, आपको यहाँ पे h जो है फाइंड करना पड़ेगा, यानी कि h जो है यहाँ पे गायब है। तो आपको पता है कि आप यहाँ पे पाइथागोरस के प्रमेय का इस्तेमाल कीजिएगा। पाइथागोरस का प्रमेय क्या होता है, तो h का स्क्वायर बराबर p² प्लस b²। ठीक, तो h का स्क्वायर फाइंड करना है तो h के स्क्वायर को h का स्क्वायर ही रहने दीजिएगा, इक्वल टू के सामने इक्वल टू। ध्यान दीजिएगा, p का वैल्यू √3 है तो √3 का स्क्वायर प्लस के सामने प्लस, और b का स्क्वायर है तो b का वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर लिखिएगा। अब ध्यान दीजिएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 3 बचेगा, प्लस के सामने प्लस और 1 का स्क्वायर 1, 3 1 कितना हो गया 4। h² का वैल्यू कितना हो गया 4। अब स्क्वायर हटाइएगा तो रूट चढ़ेगा, तो ध्यान दीजिएगा h का जो वैल्यू है वो कितना आ गया भाई, 2 आ गया। अब ध्यान दीजिएगा, वापस से हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बाई 3 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ध्यान दीजिएगा, आप लिख सकते हैं कि 1 माइनस साइन का कॉस का वैल्यू क्या होता है, तो b/h। तो b/h का स्क्वायर लिख दीजिएगा,
फिर 3 माइनस साइन का रेशियो क्या होता है, तो p बाई एच का स्क्वायर लिख दीजिएगा। बराबर के सामने बराबर 1 माइनस, अब ध्यान दीजिएगा कि आपको b का वैल्यू 1 पता है और h का वैल्यू 2 पता है, तो 1/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 3 के सामने 3, माइनस के सामने माइनस, p का वैल्यू हो गया √3, h का वैल्यू हो गया 2, फिर इसका दी होल स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा इस एक को हमने जानबूझ करके 1/1 लिख रखा है, माइनस के सामने माइनस दे रखा है। 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, 3 को 3/1 ले लिया, माइनस के सामने माइनस, √3 का स्क्वायर कीजिएगा 3 आएगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। ध्यान दीजिएगा 1 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 1 और 4 का एलसीएम 4 होगा। 1 से 4 को डिवाइड कीजिएगा 4 बार में जाएगा, 4 एकम 4, माइनस के सामने माइनस, 4 से 4 को डिवाइड कीजिएगा 1 बार में जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 1 आएगा, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा 4 में से 1 गया तो 3 बचा, बट्टा के नीचे 4, फिर देखिए 1 और 4 का एलसीएम 4 हो गया, 1 से 4 को डिवाइड कीजिएगा 4 बार में जाएगा, 4 3 12, माइनस के सामने माइनस, 4 से 4 को डिवाइड कीजिएगा 1 बार में जाएगा, 1 का 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 3 आएगा भाई। तो देखिए अब समझने का कोशिश कीजिएगा कि बट्टा के नीचे के 4 से बट्टा के नीचे के 4 को हमने क्या किया है, तो कैंसिल कर दिया है। तो क्या बचा 3/9, और 3/9 का रेशियो हो गया कितना, 1/3। ध्यान दीजिएगा, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि सारे क्वेश्चंस को जो है बारी बारी से समझें। ध्यान दीजिएगा अगला क्वेश्चन है कि एक घड़ी की घंटे की सुई की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, तो इस सुई द्वारा 4 घंटे में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब देखिए आप सबको पता है कि घंटे की सुई जो है वो पूरे 24 घंटे में जो है 360 डिग्री का कोण क्या करती है, तो तय करती है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि 1 घंटे में जो है तय कोण की माप कितनी होगी, तो 1 घंटे में जो है तय कोण की माप कितनी होगी, तो आप 360 में 24 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो आंसर आएगा कुल मिला के आपका कितना, तो 15 डिग्री। अब ध्यान देने का कोशिश कीजिएगा कि 4 घंटे में तय कोण की माप कितनी होगी भाई, तो अगर 1 घंटे में 15 डिग्री है तो 4 घंटे में कितना हो जाएगा, 15 चौके 60 डिग्री। तो ध्यान दीजिएगा आपका यहाँ पे थीटा का वैल्यू होगा 60 डिग्री। ध्यान दीजिएगा घड़ी के सुई की लंबाई कितना है, 6 सेंटीमीटर। अब आपको बताना है तो सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल। आपको याद होगा कि जो घड़ी का सुई रचित करेगा क्षेत्रफल वो हो जाएगा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा, θ/360 गुने पाई आर का स्क्वायर। थीटा का वैल्यू हो गया 60 डिग्री, बट्टा के नीचे 360 गुने पाई का वैल्यू 22/7 और आर का स्क्वायर, आर का वैल्यू है 6 गुने 6, 2 बार लिख दीजिएगा। देखिए 60 से 360 कट गया, 6 बार में 1 6 से 1 6 कट गया भाई, 22 का 6 से गुना कीजिएगा 132/7 सेंटीमीटर का स्क्वायर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 4 को। ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन का जो पीडीएफ है वो हम आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड कर देंगे या टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड कर देंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, ये सारे क्वेश्चंस रियल है। अगर वीडियो में बताए गए क्वेश्चन रियल ना हो तो चैनल को आप अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन संख्या 4 को। क्वेश्चन 4 में पूछा गया है कॉट स्क्वायर 45 प्लस कॉसेक स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 90 प्लस सेक स्क्वायर 60 का मान ज्ञात करें। तो देखिए भाई इसका जो वैल्यू होगा वो सीधे 0 होगा। देखिए कैसे, क्योंकि देखिए कॉट 45 का वैल्यू 1 होता है तो आप 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, कॉसेक 30 का वैल्यू 2 होता है तो आप 2 लिख सकते हैं, साइन 90 का वैल्यू 1 होता है तो आप 1 लिख सकते हैं, सेक 60 का वैल्यू 2 होता है तो 2 लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए जोड़ घटा गुना भाग करने के बाद जो है कितना आया है, वैल्यू 0 आया है। इतना तो कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन संख्या 7 के सॉल्यूशन पर। क्वेश्चन 7 में पूछा गया है कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करता है, तो चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो याद कीजिए हमने आपको पढ़ाया था त्रिज्या खंड में जब भी चाप की लंबाई ज्ञात करनी होती है तो आप फार्मूला क्या लगाते हैं, θ/360 गुने 2 पाई आर। ध्यान दीजिएगा फार्मूला यही होता है θ/360 गुने 2 पाई आर। तो थीटा का वैल्यू है कितना, तो 120 डिग्री बट्टा के नीचे 360 गुने पाई का वैल्यू सॉरी 2 के सामने यहाँ पे तो 2 छूट गया है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आप ना 2 ऐड ऑन कर लीजिएगा, गलती से यहाँ पे मिस्टेक से 2 छूट गया है। पाई का वैल्यू 22/7 और आर का वैल्यू 21, ठीक है भाई। तो 120 से 360 कट गया कितनी बार, 3 बार, और 7 से 21 कट गया 3 बार। अब इस 3 से इस 3 को हमने क्या किया है भाई, काट दिया है। तो याद रखिएगा कि जो 2 छूटा है ना इसका आंसर 22 नहीं होगा, इसका आंसर जो है वो 44 होगा, ठीक है। तो एक बार जो है आप इसको करेक्ट उतारिएगा, ठीक है, ध्यान दीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन संख्या 8 को। क्वेश्चन 8 में क्या पूछा गया है, तो क्वेश्चन 8 में पूछा गया है कि एक बेलन के आधार की परिधि 44 सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा कि बेलन की ऊंचाई है कितना, तो 24 सेंटीमीटर।
बेलन की त्रिज्या आर आपको पता नहीं है, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोला है कि बेलन के आधार की परिधि है कितना भाई मेरे, तो 44 सेंटीमीटर। अब आपको पता है कि आधार का परिधि जो है आप निकालते हो तो बेलन का आधार वृत्ताकार होता है, और परिधि निकालने के लिए वृत्ताकार पार्ट का आप फार्मूला लगाते हो 2πr का। तो आप कह सकते हो कि 2πr जो है वो बराबर होगा किसके भाई मेरे, 44 के। तो r को इधर ही रहने दो, और 2π गुना में है तो उधर चला जाएगा 44 के, कहा भाई मेरे, तो बटा के नीचे। तो आपको पता है कि बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो 2πr(h) होता है। अब याद रखिएगा कि हमने पाई का वैल्यू इधर भी पुट नहीं किया है, तो आपको अपने सहूलियत के लिए इधर भी पाई का वैल्यू पुट नहीं करना है। तो 2 के सामने 2 भाई मेरे, पाई के सामने पाई, आर का वैल्यू हमने देखिए 44/2π लिख दिया है। गुना के सामने जो h का वैल्यू है वो हमने 24 लिख दिया है, ठीक है भाई। देखो देखो भाई मेरे, ध्यान देना। अब इसके बाद क्या होगा कि 2π से 2π कट गया, 44 का 24 से गुना करोगे तो 1056 सेंटीमीटर का स्क्वायर जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए वापस से एक बात है भाई कि वीडियो में बताए गए क्वेश्चंस अगर एग्जाम में नहीं आए तो आप चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन संख्या 11 में पूछा गया है कि द्विघात समीकरण 3x² - 4√x + 4 = 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात करें। देखो यहाँ पे ना क्वेश्चन में तुमको घुमा रखा है। देखो सबसे पहली बात तो आप यही लिखोगे कि द्विघात समीकरण 3x² - 4√x + 4 = 0 की तुलना तुम ax² + bx + c = 0 से करोगे। अच्छा एक बात बताओ आप कि a का वैल्यू तो सीधे सीधी दिख रहा है कि x² कंपेयर कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा a का वैल्यू। लेकिन देखना b के वैल्यू में जो है यहाँ पे हो जाएगा लोचा, ठीक है। अगर तुम b का वैल्यू देखो तो x इधर रूट में है और इधर x जो है ये अकेला बाहर है। तो अगर सोच के देखो कि -4 के वैल्यू का अगर तुम क्या करोगे, अगर मान लो कि रूट निकालोगे तो तुम सीधे सीधी कह सकते हो कि b का वैल्यू क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -2। c बराबर तुम क्या मान लोगे, 4 मान लोगे। तो d बराबर लिख सकते हो b² - 4ac। अब इसको कटाने छटाने के बाद जो है -44 आ रहा है, और इसको तुम कह सकते हो अवास्तविक, ठीक है। तो अवास्तविक है तो इसका कोई मूल नहीं होगा। याद होगा कि तुमको क्लास में, आप लोग को क्लास में ये सब बात बताया गया है। चलो क्वेश्चन संख्या 12 देखो। वैसे देखो जितने क्वेश्चन है ना सारे के सारे आसान क्वेश्चन है, लेकिन देखो सबसे शॉर्ट में कौन बन जाएगा, जो क्वेश्चन आसानी से शॉर्ट में बन जाने वाला है उसी का सॉल्यूशन हमने किया है, ठीक है। मतलब आसानी से तो सारा बन जाएगा, लेकिन पेन और पेज जो है ज्यादा बर्बाद नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन संख्या 12 में पूछा गया है कि 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य है। तो देखो ध्यान देना, सबसे छोटी 3 से विभाज्य संख्या 2 अंकों वाली कितनी हो जाएगी, तो 12 हो जाएगी। इसको हमने एपी के फार्मूला पे सॉल्व किया है। 12 के बाद 3 से विभाज्य होने वाली संख्या 15, 15 के बाद 18, डॉट 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 करते करते जो है 2 अंकों वाली 3 से विभाज्य होने वाली सबसे बड़ी संख्या 99 होती है। तो तुम a का वैल्यू 12 लिख सकते हो, d का वैल्यू 15 में से 12 घटाओगे 3 आएगा, 18 में से 15 घटाओगे तो भी 3 आएगा। an का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो an का वैल्यू 99 हो जाएगा। देखो भाई मेरे ध्यान देना, फार्मूला क्या होता है, तो an बराबर a + n - 1 × d। अब देखो an के सामने हमने 99 रखा है, a का वैल्यू 12 रख दिया + n - 1, d का वैल्यू कितना हो गया, तो 3 हो गया। तो ध्यान दीजिएगा 99 माइनस के प्लस के 12 को पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 12 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद n - 1 × 3 लिखा जाएगा। तो 99 में से 12 घटेगा तो 87 बचेगा, n - 1 × t। तो 3 से 87 को भाग देने पर ये 29 बार में कटेगा, बराबर में बचेगा n - 1। अब ध्यान दीजिएगा माइनस के 1 को पक्षांतर करेंगे तो प्लस का 1 होगा। कह सकते हैं कि n का वैल्यू जो है वो कितना होगा, 30। यानी कि 3 से विभाज्य जो है 2 अंकों वाली संख्या 30 है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन संख्या 13 को। 13 नंबर आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन संख्या 13 में पूछा गया है कि एक अर्धगोला का आयतन 18 पाई सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसकी त्रिज्या ज्ञात करें। तो क्वेश्चन 13 में फार्मूला लगेगा अर्धगोले के आयतन का 2/3 पाई आर का क्यूब। 2/3 पाई आर का क्यूब जो है वो बराबर है किसके, तो 18 पाई के। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद हम अगर 2/3 का पक्षांतर करें तो ये हो जाएगा 3/2। 2 से 18 कैंसिल हो जाएगा 9 बार में। 9 को फैक्टर करेंगे तो 3 × 3, एक 3 तो पहले से है ही। तो देखो आर क्यूब बराबर ना क्या हो जाएगा, 3 × 3 × 3। एक्चुअली ये रूट गलत दिया गया है। अब देखिए क्यूब हटेगा ना तो इसके ऊपर क्यूब रूट चढ़ेगा। तो सिंपल सी बात है कि आर का जो वैल्यू है वो हो जाएगा कितना, 3 सेंटीमीटर। यानी अर्धगोले की त्रिज्या हो जाएगी कितना, 3 सेंटीमीटर।
क्वेश्चन संख्या 29 में पूछा गया है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका यानी कि एल्गोरिदम का प्रयोग करके 231 और 396 का मौसा निकाले। तो ध्यान देना, इसमें जो है 396 जो है वो बड़ा है किसकी तुलना में, तो 231 की तुलना में। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है, तो ए बराबर होता है बी क्यू प्लस किसके, आर के। तो पहले चरण में हम लिखेंगे 396 बराबर 231 गुने 1, तो शेषफल 165 बच जाएगा। फिर दूसरे चरण में 231 जो जिससे हमने भाग दिया था उसको डिवाइड करेंगे 165 से, तो 165 से एक बार भाग देंगे तो भी जो है रिमाइंडर 66 बच जाएगा। फिर जो 165 है, इस 165 को जो है 66 से डिवाइड करेंगे, तो 66 दूनी 132 है, तो भी 33 जो है वो रिमाइंडर बच जाएगा। ठीक, इसके बाद हम वापस से 66 को डिवाइड करेंगे, तो 66 को वापस से जब डिवाइड करेंगे तो ये 33 से 2 बार मल्टीप्लाई करने के बाद जो है पूरी तरीके से कट जाएगा, यानी रिमाइंडर 0 बचेगा। तो ध्यान दीजिएगा, अगले क्वेश्चन संख्या 30 को देखते हैं। वैसे 30 क्वेश्चन में कुल मिला के 15 क्वेश्चन ही बनाने हैं। तो 30 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि द्विघात बहुपद x² प्लस 11x प्लस 30 का शून्यक ज्ञात करें। तो ध्यान दीजिएगा, x² प्लस 11x प्लस 30 का शून्यक हमने गुणनखंड विधि से यहाँ पर ज्ञात कर दिया है। हम जो है 11x का मिड टर्म स्प्लिट करेंगे, यानी कि मध्य पद को तोड़ेंगे, तो 6x प्लस 5x मिलेगा, क्योंकि 6x का 5x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आएगा। ठीक है, और 6 5 जोड़ने के बाद 11 आएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा, ये आसान क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन संख्या 16 को। क्वेश्चन 16 भी आसान है। क्वेश्चन 16 में पूछा गया है कि यदि समबाहु त्रिभुज की भुजा 2a इकाई है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। तो इसको फार्मूला के ऊपर पुट कर देने के बाद जो है देखिए जो है इसका आंसर आ रहा है 3a का स्क्वायर। 3a का स्क्वायर √3a का स्क्वायर ही जो इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन संख्या 17 को। क्वेश्चन 17 में बोला गया है कि दी गई आकृति में जो ट्रायंगल AOD है, जो ट्रायंगल AOD है, ये ट्रायंगल AOD जो है समरूप दिखा रखा है किसके, तो COB के। तो आपको जो है AD को, भुजा AD को जो है वो समानांतर दिखाना है किसके, तो BC के। भुजा AD को समानांतर दिखाना है किसके, तो BC के। तो बहुत सिंपल है, ये 9th क्लास के लॉजिक से बनेगा कि अगर ध्यान दीजिएगा, अगर एंगल A जो है वो बराबर है किसके, एंगल C के, तो ये अंतः एकांतर कोण बराबर हो गया, और अंतः एकांतर कोण बराबर हो गया तो रेखाएं क्या हो गई, समानांतर हो गई। चलिए इसका सॉल्यूशन हमने लिख दिया है, ध्यान से इसको देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन संख्या। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन 19 में पूछा गया है कि निम्नलिखित बंटन का माध्य ज्ञात करें। वर्ग अंतराल दे रखा है 0 से 10, 10 से 20, फिर 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, और इसकी बारंबारता दे रखा है 6, 9, 8, 13, 20। याद होगा आपको कि बारंबारता को हम फ्रीक्वेंसी यानी कि FI भी कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा 0 से 10 के बीच की अगर हम XI को निकालेंगे तो कितना आएगा भाई, तो 0 और 10 का आधा हो जाएगा कितना, तो 5। 10 और 20 का आधा कितना, मतलब 20 और 10 30, सॉरी 30 का आधा 15, 30 और 20 50 का आधा हो जाएगा 25, फिर 30 और 40 70 का आधा हो जाएगा 35, 40 50 90 का आधा हो जाएगा कितना, तो 45। ध्यान दीजिएगा, अब अगर आप इसका FI इंटू XI निकालिएगा तो 6 पंजे कितना हो जाएगा भाई मेरे, 30 हो जाएगा। 15 नवा कितना हो जाएगा, 135 हो जाएगा। 25 8 कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। 13 का 35 से गुना कीजिएगा 455 आएगा। 20 का 45 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा भाई, 900 आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अब अगर आप बारंबारताओं को जोड़ते हैं तो सिग्मा FI का वैल्यू जो है टोटल निकल के आता है 56। फिर वहीं पर अगर आप FI इंटू XI को जोड़ के लाते हैं तो ये आता है कितना, 1720। चलिए ध्यान दीजिएगा, माध्य निकालने का फार्मूला होता है माध्य x के ऊपर बार बराबर सिग्मा FI इंटू XI बटा सिग्मा FI इक्वल टू, अब ध्यान दीजिएगा सिग्मा FI इंटू XI का वैल्यू कितना था भाई, तो सिग्मा FI इंटू XI का वैल्यू है 1720। तो सिग्मा FI इंटू XI का वैल्यू हो जाएगा 1720 और सिग्मा FI का वैल्यू हो जाएगा 56। तो 56 से 1720 को काटिएगा तो 30.72 जो है ये आपका माध्य आएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन संख्या 18 में पूछा गया है कि दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। तो बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करें जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो सिंपल सी बात है कि छोटे वृत्त को स्पर्श करने वाली जीवा कौन सी हो जाएगी भाई, तो BC हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा, आपको याद है कि छोटे वृत्त की जो त्रिज्या है वो OA है। देखिए चित्र में दिया गया है कि छोटे वृत्त की त्रिज्या OA हो जाएगी और OA का वैल्यू कितना है भाई मेरे, तो 3 सेंटीमीटर। OB जो है वो बड़े वृत्त की त्रिज्या है
और इसका वैल्यू हो जाएगा कितना 5 सेंटीमीटर। अब याद होगा आपको कि किसी बाह्य बिंदु से अगर हम क्या करते हैं केंद्र तक कोई रेखा खींचते हैं तो वो त्रिज्या के क्या होती है, याद कीजिएगा, ये जो है आपने पढ़ा हुआ है आगे मतलब पीछे के क्लासेज में। तो ध्यान दीजिएगा इसमें ना पाइथागोरस प्रमेय का ही यूज होता है। तो आप लिख सकते हैं, देखिए ओबे जो है आप ओबी को आप कर्ण के रूप में ले सकते हैं और लिख सकते हैं कि ओबी का स्क्वायर बराबर होगा ओए के स्क्वायर प्लस एबी के स्क्वायर के। अब इसके बाद देखिए कैलकुलेट करके जो है कुल मिला के एबी का वैल्यू 4 आया है। अगर पूरे आप बीसी का वैल्यू फाइंड कीजिएगा तो पूरे बीसी का वैल्यू 4 दूनी का 8 हो जाएगा। ये रहा आपका आंसर। ध्यान दीजिएगा, इस सॉल्यूशन को ठीक से देख लीजिएगा। वैसे ये क्वेश्चन आसान है, इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। चलिए अब देखते हैं दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन को। ध्यान दीजिएगा ये क्वेश्चन और ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये 5 नंबर के क्वेश्चन है, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो यदि क्वेश्चन में पूछा गया है कि यदि किसी भिन्न के अंश में और हर में दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 1/2 हो जाती है। अब पहले तो इतना समझ लीजिए कि आपको किसी भी भिन्न का अंश क्या मानना होता है, x मानना होता है, और भिन्न का हर क्या मानना होता है, y। तो प्राप्त भिन्न क्या हो जाएगा भाई मेरे, तो प्राप्त भिन्न हो जाएगा x/y। अब देखो ध्यान से समझने का कोशिश करना। बोला है कि आप ऊपर भी 2 जोड़ दो और नीचे भी जोड़ दो, तो 2 जोड़ दो, तो आप लिख सकते हो कि x + 2 और y + 2। अच्छा, जोड़ने के बाद कितना हो जा रहा है भिन्न, तो 1/2। तो आप लिख सकते हो x + 2 बटा y + 2 बराबर 1/2। अब अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो देखो इसका सॉल्यूशन हमने यहाँ पे करा रखा है। कुल मिला के जो है समीकरण 1 आपको प्राप्त हो रहा है 2x - y बराबर -2। और फिर देखो इसी क्वेश्चन को अगर आप आगे पढ़ोगे तो बोला है कि यदि अंश और हर दोनों में 7 घटा दिया जाए तो वह 1/3 हो जाती है। अब देखो अंश में भी 7 घटाना है और हर में भी 7 घटाना है। तो देखो यहाँ ध्यान देना, हमने क्या किया है कि अंश में से भी 7 घटा रखा है, x में से भी 7 घटा रखा है, y में भी 7 घटा रखा है, तो कितना आया है 1/3। अब इसको कुल मिला के सॉल्व करने पर जो है 3x - y बराबर जो है 14 आया है। ठीक है, अब ध्यान देना, आप समीकरण 1 व 2 को सॉल्व करोगे तो जो यहाँ पे थोड़ा हल्का मिट गया है, माइनस का जो x है, ध्यान देना माइनस का जो x है वो बराबर आ रखा है कितने के भाई मेरे, तो 16 के आ रखा है। ठीक है, अब ध्यान देना यहाँ पे अगर आप सॉल्व करोगे तो x का वैल्यू कितना आ गया, 16 आ गया। तो x का मान समीकरण 1 में पुट कर दोगे तो पुट करने के बाद जो है कुल मिला के जो है y का वैल्यू आपको 34 मिलेगा। यानी x/y आप लिख सकते हो कितना, 16/34। देखो समय का अभाव है इसलिए थोड़ा हम वीडियो को जो है तेज भी बना रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि ये सेंटअप एग्जाम का क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन जो है उतना ज़्यादा वेराई नहीं करते हैं, लेकिन याद रखना कि यही सारे क्वेश्चन जो है फाइनल परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो फाइनल परीक्षा की तैयारी के लिए इस चैनल पर जरूर जुड़िएगा और आपको जो है मैथ्स के वीडियो जो है आपको स्लोली जिस स्पीड में जिस रफ्तार में कराए जाने चाहिए उसी रफ्तार में कराए जाएंगे। अब देखो 37 नंबर क्वेश्चन जो है ना, देखने में लग रहा है कि बहुत भारी क्वेश्चन है लेकिन है बहुत आसान। देखो दिया है कि सिद्ध करे कि 1 + sec थीटा बटा sec थीटा बराबर होगा sin स्क्वायर थीटा बटा 1 - cos थीटा के। तो देखो सबसे पहले तो हम LHS लेकर सॉल्व करेंगे। तो 1 + sec थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, एक तो एक ही रहेगा, sec थीटा हो जाएगा 1/cos थीटा, और इस sec थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1/cos थीटा। अब देखो भाई मेरे, इस एक को हमने 1/1 मान लिया, प्लस के सामने प्लस, 1/cos थीटा के सामने 1/cos थीटा हो गया, फिर इधर 1/cos थीटा के सामने 1/cos थीटा। अब देखो ध्यान देना, यहाँ पे 1 और cos का लघुत्तम cos होगा, 1 से cos को डिवाइड करोगे cos बार में जाएगा, cos का 1 से गुना करोगे cos आएगा, प्लस के सामने प्लस, cos से cos को डिवाइड करोगे 1 बार में जाएगा, 1 का 1 से गुना करोगे 1 आएगा। तो देखो भाई बाई के नीचे का जो cos थीटा है, बाई के नीचे का जो cos थीटा है वो नीचे के cos थीटा से कैंसिल हो जाएगा। तो आपको LHS सॉल्व करने के बाद क्या मिलेगा, cos थीटा प्लस का 1 मिलेगा। चलो अब देखो इसका RHS हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व कर देते हैं। तो RHS है sin स्क्वायर थीटा बाई 1 - cos थीटा। चलो देखो ध्यान देना, देखो sin स्क्वायर थीटा को तुम क्या लिख सकते हो, sin स्क्वायर थीटा को लिख सकते हो 1 - cos स्क्वायर थीटा, बाई में क्या दे रखा है 1 - cos थीटा दे रखा है। अब आपको पता है कि 1 - cos स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो, 1 का स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर थीटा बाई में 1 - cos थीटा। अब देखो ध्यान देना, इसको a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर के फार्मूला पे खोलोगे तो a + b इंटू a माइनस का b मिलेगा। तो a - के b से a - b कैंसिल हो गया, 1 - cos थीटा मिला। अब देखो ध्यान दो, ये cos थीटा प्लस का 1 प्लस का cos थीटा, LHS बराबर हो गया किसके भाई मेरे, तो RHS के। सॉल्यूशन को ध्यान से समझ लेना क्योंकि ये जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये जो है फाइनल परीक्षा में भी पूछा जा सकता है। फिर क्वेश्चन 36 में, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत बार हमने क्लास में पढ़ा रखा है। क्वेश्चन 36 में पूछा गया है कि एक खिलौना 3.5 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या के एक शंकु के आकार का है जो इसी त्रिज्या वाले
गोलार्ध यानी कि अर्धगोले के ऊपर आरोपित है। तो खिलौने की कुल ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है, तो खिलौने का जो है भाई मेरे आयतन ज्ञात करें। तो देखो इसमें क्वेश्चन में कुछ है नहीं वैसे। देखो खिलौने की जो है संपूर्ण ऊंचाई दे रखा है कितना, तो 15.5 सेंटीमीटर। अब देखो सबसे समझने वाली बात क्या है ना कि खिलौने की जो पूरी ऊंचाई दे रखा है वो 15.5 है, लेकिन ना तुमको शंक्वाकार भाग की ऊंचाई बतानी पड़ेगी। तो शंक्वाकार भाग की ऊंचाई कैसे निकालोगे भाई? तो देखो शंक्वाकार भाग की ऊंचाई निकालने के लिए पूरे ऊंचाई में से तुम त्रिज्या यानी कि गोला का जो गहराई है वो माइनस कर दोगे। तो सिंपल सी बात है, हमने यहाँ पे लिखा भी है कि शंक्वाकार भाग की जो ऊंचाई है वो कैसे निकलेगी, तो 15.5 में से 3.5 को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 12 सेंटीमीटर। अब चाहे शंकु हो चाहे अर्धगोला हो, दोनों की त्रिज्या कितनी है भाई मेरे, तो 3.5 सेंटीमीटर। तुमसे पूछा क्या है, तो तुमसे पूछा इसका आयतन बता दो भाई। तो देखो खिलौने का आयतन निकालने के लिए तुम्हें ना शंकु के आयतन को जोड़ लेना है अर्धगोले के आयतन में। किसमें किसको जोड़ना है, तो शंकु के आयतन को जोड़ लेना है अर्धगोले के आयतन में। तो देखो भाई शंकु के आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, अर्धगोले के आयतन का सूत्र होता है 2/3 पाई आर का क्यूब। अब देखो 1/3 पाई आर स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, तो बच गया क्या, यहाँ से बच गया सिर्फ एच भीतर और यहाँ पे बच गया 2r। गुना करोगे तो सारा का सारा वैल्यू एज इट इज आ जाएगा। अब कैसे आएगा उतना स्लोली बताने का कोई समय है नहीं। अब देखो इसका काटा पीटी करने के बाद कुल मिला के जो सोल्यूशन है वो 243.83 सेंटीमीटर का क्यूब आ रहा है। ठीक है, इसको तुम चाहो तो अपने से खुद से सॉल्व भी कर सकते हो, ये क्वेश्चन हमने बहुत बार पढ़ा रखा है क्लास में। देखो 34 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल 18 किलोमीटर पर आवर है, 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में, ठीक है भाई, वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक समय लेती है, तो धारा की चाल ज्ञात करें। तो देखो समझने का कोशिश करो, तुम बोलोगे कि धारा की चाल बराबर क्या है, x किलोमीटर प्रति घंटा। ये चौथे चैप्टर का क्वेश्चन है, ये आसान क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन पढ़ाया गया है। और तुम कह सकते हो कि मोटर बोट की चाल, तो मोटर बोट की चाल तो तुमको दे ही रखा है कितना, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखो ध्यान देना, तब तुम कह सकते हो कि धारा के अनुकूल चाल क्या होगा, तो जब पानी के साथ साथ मोटर बोट जा रही है तो तुम धारा की चाल में बोट की चाल को जोड़ दोगे, तो क्या हो जाएगा, धारा के अनुकूल चाल क्या हो जाएगी मोटर बोट की, 18 + x किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा के प्रतिकूल चाल क्या हो जाएगी मोटर बोट की, 18 - x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब इसके बाद देखो सिंपल सी बात है कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया गया है ये तुम्हें दिखाई दे रहा है। ठीक है, सॉल्व करने का तरीका वही है कि 24 किलोमीटर जो है वो धारा के प्रतिकूल गई है। तुमको पता है कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। उसी फार्मूले का इस्तेमाल करके जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। अब बाकी बात सॉल्यूशन को देख लो और लिख लो, या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, और वीडियो को यहाँ तक देख लिए हो तो जरूर शेयर करना, और चैनल पर आए हो नए जुड़े हो तो सब्सक्राइब कर लेना। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, दैट्स ऑल फॉर टुडे।